हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो आज से हम हमारी इंडियन पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा लेक्चर 1 किस पर रहेगा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है और रिटेन करना है, रिकॉल करना है, तो आप क्या करो, जैसे ही क्वेश्चन देखो हमारे साथ साथ आप एक बार पॉज करो क्वेश्चन को, अपना आंसर नोट करो, फिर देखो कि आपसे क्या गलती हुई थी। और उससे भी ज्यादा बेटर क्या रहेगा, अगर एक बार आप 10-15 मिनट में हमारे जो नोट्स होंगे वो रिवाइज कर सको, आप थोड़ा एक बार हल्के से ऊपर ऊपर की नजर से, उससे आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हो जाएंगे। जो एक दो नहीं होंगे वो आप हमारे साथ देख लेना। चलो हम एक एक करके हर क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि उसका आंसर आपका सीधा पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है इसके। फर्स्ट टाइम दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। तभी तो रेगुलेशन कर रहे हैं जब उन्होंने क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं करते तो कोई वो थोड़ी ना होते। तो पहला क्या हो गया? सही हो गया। अब इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उसको क्या डेजिग्नेशन दे दिया था हमने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे वो क्या हो गए थे? उसके सबॉर्डिनेट्स हो गए थे। ये भी हमारे नोट्स में था, तो ये भी क्या हो गया? सही। अब ये क्या है? दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब आप देखो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा? जब कोई एक ऊपर से नीचे वालों को कंट्रोल कर रहा हो। तो अगर स्टेटमेंट 2 सही है तो स्टेटमेंट 3 ऑटोमेटिक सही होगा। अब आपको बताता हूं, अगर आपको ऑप्शंस से कैसे सोल्व करना हो। अगर आपको अभी तो तीनों के तीनों पता थे, अगर पता नहीं हो तो आपको पता है कि अगर 2 सही है तो 3 भी सही है, या फिर क्या होगा? 2 गलत होगा तो 3 भी गलत होगा, दोनों एक साथ गलत होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ना 2 हो ना 3 हो? कोई ऑप्शन नहीं है। पहला क्या है? सही है, क्योंकि चारों के चारों में पहला है, तो फर्स्ट तो ऑटोमेटिक सही हो गया। इसके अलावा सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, वो क्या? ए। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड सही है कि गवर्नर बॉम्बे और मद्रास सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, तो ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है। तो इसने किसकी फाउंडेशन डाल दी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? ए। 1 2 3 ऑल करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये बात बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के प्रोविजन से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट है, ली मेस्ट्रे वाज द चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। हमें पता है कौन थे फर्स्ट चीफ जस्टिस? एलाइजा इम्पी। तो सेकंड क्या हो गया? गलत। फर्स्ट क्या हो गया? सही। तो आंसर क्या हो गया? ए। ओनली 1 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? इसमें ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। नोट प्रोवाइडेड, कई बार क्या होता है अपन नहीं पढ़ते तो पहला आंसर दिखता है, पहला ऑप्शन, वही अपन टिक कर देते हैं। इट मेड द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल सुप्रीम ओवर द बॉम्बे एंड मद्रास इन मैटर्स रिलेटिंग टू वार एंड पीस। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था? जो बंगाल था उसको, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको किसकी उपाधि दे दी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो वो किसके? वो सुप्रीम हो गया था किस पे? बॉम्बे और मद्रास पे। तो किन किन मैटर्स में सुप्रीम था? तो सुप्रीम था वार में, पीस में। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। तो ये तो प्रोवाइडेड था, पर ये आंसर गलत हो गया क्योंकि इसमें पूछा है नॉट प्रोवाइडेड। अब देखते हैं, द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसलर्स आर फिक्स्ड एट 5 years। अगर आपको हो सकता है ये पता हो सकता है ये नहीं पता हो, तो एक बार आप नीचे वाले ऑप्शन पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। तो हमने देखा था इलाइजा एमपी वो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और कहां पे बना था? कलकत्ता में। तो ये अपना है बिल्कुल सही। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट प्रेसिडेंसीज। इसमें क्या लिख रखा है कि प्रेसिडेंसीज, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या था? कौन सा? एक पोस्ट बनाई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाई थी ना। और क्या था? सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स की पावर किसको दी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ये गलत हो गया। इसमें क्या पूछा? नॉट प्रोवाइडेड। तो यही तो नॉट प्रोवाइडेड था।
आप इससे एक बार कंफ्यूज हो जाओ कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ऑथराइजेशन दी थी क्या? नहीं, उसको कोई ऑथराइजेशन नहीं थी, सिर्फ वो सुपीरियर थी। लेकिन वार एंड पीस के मैटर्स में अपॉइंटमेंट, सारे के सारे अपॉइंटमेंट कौन करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बॉडी बनाई इसलिए गई थी। अब ये देखते हैं हम भी, टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल एंड इज काउंसिलर्स वाज फिक्स्ड एट 5 years। तो ये सही है, आंसर हो गया इसका डी। व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813? तो आप किस पे आ गए हैं? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या पूछा है? नॉट ट्रू। अब हम एक एक करके देखते हैं। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने जब पढ़ा था तो देखा था क्या? क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया था। इस टाइम बहुत ज्यादा छूट मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि यूरोप में क्या हो रहे थे? नेपोलियनिक वार हो रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, और ट्रेड वगैरह, तो ट्रेड में भी अपन ने काफी फ्रीडम दी थी। तो अब एक एक करके सारे स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये सही है, इसमें क्या अलाउ किया गया था। इसका आंसर क्या पूछा इसमें? नॉट ट्रू। तो ये वैसे स्टेटमेंट सही है, पर वैसे क्या हो गया? गलत हो गया, नॉट ट्रू पूछा है तो। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है ये। द एक्ट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्लूडिंग इट्स टी ट्रेड। हमने देखा था 1813 में ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश की थी, पर किस में छोड़ दी थी? दो चीज में। किसमें? फ्री ट्रेड में, और दूसरी किस में छोड़ दी थी? ट्रेड विद चाइना। तो इन दो को छोड़ के बाकी सारी ट्रेड मोनोपोली क्या कर दी थी? हटा दी थी। तो ट्रेड विद चाइना और टी ट्रेड ये कब हुई थी? हटी थी फिर? ये हटती है 1833 के, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, यही पूछा हमने, नॉट ट्रू। ये हो गया हमारा आंसर, फोर्थ का सी। फिफ्थ, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हमने देखा था कौन से एक्ट में थी ये? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में पहली बार 1 लाख रुपए का प्रोविजन था। किसके लिए? 1 लाख एजुकेशन के लिए। पर क्या हुआ? एक एजुकेशन पे काम कितनी बहुत लेट शुरू हुआ, और क्या हुआ? अपन ने एजुकेशन से रिलेटेड क्या देखी थी अपन ने? ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। उसमें क्या था? क्या कंट्रोवर्सी थी? ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे? एजुकेशन किसमें हो? तो यहाँ की अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज है, उनमें एजुकेशन हो, इंडिया के हिसाब से एजुकेशन हो। जबकि एंग्लिसिस्ट क्या चाहते थे? इंग्लिश मीडियम में ब्रिटिश टाइप की एजुकेशन हो। लास्ट में किसकी जीत हुई थी? एंग्लिसिस्ट की। क्या आया था? मैकुले मिनट। कब? 1835 में मैकुलेज मिनट आया था। उसमें जो एंग्लिसिस्ट था कि इंग्लिश एजुकेशन होगी और टॉप डाउन अप्रोच होगी। क्या होगी? इंग्लिश मीडियम होगा। 1835 तक कुछ नहीं हुआ था हमारे एजुकेशन के लिए। जो 1835 में मैकुलेज मिनट आई थी, उससे क्या होता है? एजुकेशन पे काम स्टार्ट होता है कि इंग्लिश एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें देख भी सकते थे। वैसे वुड्स डिस्पैच क्या है? वुड्स डिस्पैच किससे रिलेटेड है? ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। ये क्या है? अगर आज जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी बने थे, तो वुड्स डिस्पैच आया था। इसको और क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। आपको अगर वुड्स डिस्पैच आ जाए और स्टेटमेंट आ जाए तो सारे स्टेटमेंट ट्रू करके आने हैं। क्यों? वुड्स डिस्पैच था ही इतना बड़ा। अब इसमें क्या था? मैकुले मिनट में क्या था? इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी। वुड्स डिस्पैच किसकी बात करता है? वर्नाकुलर लैंग्वेज में। ये बहुत बड़ा लॉ था वुड्स डिस्पैच, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें ये प्रोविजन नहीं था क्योंकि 1813 में आ लिया था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये हम आगे क्वेश्चंस में देखते चलेंगे। ब्रिटिश मिशनरीज वर परमिटेड टू ड्वेल इन इंडिया अंडर, अभी हमने देखा था किसके अंडर थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। हमने देखा था इसमें क्या छूट मिली थी, तो किसमें? कंपनी की जो ट्रेड में मोनोपोली थी वो भी हटी थी, सिर्फ टी और चाइना ट्रेड को छोड़ के। देखा था ना हमने। उसके साथ साथ क्या था? ब्रिटिश मिशनरीज को परमिट किया था कहां पे? इंडिया में आने के लिए। किस लिए? एनलाइटनमेंट। क्या बहाना दिया था? एनलाइटनमेंट ऑफ इंडियन मासेस, कि ब्रिटिश मिशनरीज इसलिए आ रहे हैं क्या?
क्या कहते थे कि हम अंधेरे पुराने युग में जी रहे हैं, तो हमें एनलाइटनमेंट दिलाने के लिए किसकी जरूरत है? ब्रिटिश मिशनरीज आएंगे। इसको हम और भी थ्योरीज, व्हाइट मैन्स बर्डन वगैरह की जो थ्योरीज है उनका नाम भी सुनते हैं। तो ब्रिटिश मिशनरीज को किसमें परमिट किया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किससे बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब उनका टाइटल क्या हो गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किससे बने थे? बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है दोस्तों, 3। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। Which of the following statement is incorrect regarding the Charter Act of 1833? क्या पूछा है इसमें? इनकरेक्ट किसके रिगार्डिंग? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वर गिवन पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ये भी बात सही है। जो गवर्नर जनरल क्यों क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में क्यों हो गई? क्योंकि जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब किसकी टाइटल दे दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो उसकी काउंसिल थी, उसको पूरी की पूरी जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उस पर पावर दे दी थी लेजिस्लेट करने की। जो बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स थी लेजिस्लेट करने की वो इस एक्ट से हटा दी गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। It added a law member to the executive council of governor general with voting power। ये ध्यान रखना, ये वोटिंग पावर है ना, इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या गलत हो जाता है। पहले देख लेते फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। द मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड विद चाइना वाज अबॉलिश्ड। बिल्कुल 1813 में क्या था? टी और ट्रेड, टी में ट्रेड और ट्रेड विद चाइना बची थी, तो 1833 से हटा दी थी। तो आंसर अपने को पता है सी होना है। अगर आपको और कुछ नहीं पता तो पता है सी होना है। बाकी स्टेटमेंट हम सब देख चुके। अब क्या है कि जो लो मेंबर था, आप कंफ्यूज क्यों हो गए? 1833 में लो मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया था, पर ये क्या था? टेम्परेरी था। मतलब केस टू केस बेसिस, जब वो कोई लॉज लेजिस्लेट कर रहा है उसके पास वोटिंग पावर नहीं थी। ये कब आता है? फिर 1853 से इसको गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका क्या बनाया गया था? परमानेंट मेंबर। उसके बाद आया था इसके पास वोटिंग पावर। तो जब तक क्या था? इसके पास सिर्फ वोटिंग पावर नहीं थी। वो क्या था? सिर्फ एग्जीक्यूटिव के था, काउंसिल का मेंबर था, लेकिन टेम्परेरी मेंबर था। अब हम देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो अपने जो मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं इसमें अगर आपको एक या दो ऑप्शन भी पता है तो सारे हो जाते हैं। अब इसमें क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब हमने देखा था तो ये क्या क्या हुई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डबल गवर्नमेंट बनी थी हमारे। तो ये किस में आया था? ये आया था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद आया था। अब भी हमने पिछले ही क्वेश्चन में क्या देखा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहां एस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट? हमने देखा था कब हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था सुप्रीम कोर्ट हमारा। कौन थे? इलाइजा एमपी थे हमारे पहले जो चीफ जस्टिस थे। तो अगर बी एक का 2 और बी का 1, एक का 2 और बी का 1, तो आंसर तो हमारा आ गया, क्योंकि एक का 2 और बी का 4 दो ही है। एक के 2 से दो ऑप्शन बच गए थे और बी का 1 से सोल्व हो गया। तो क्या होगा? परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, ये भी हम देख चुके हैं किसमें थी? 1833 में। तो सी का 3। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ लो मेंबर्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये किसमें? 1833 में। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे स्टेटमेंट वैसे हम देख चुके थे, लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये दो स्टेटमेंट पता होते तो भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। By which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India except tea and China trade। तो हमने क्या देखा था? टी और चाइना के अलावा बाकी सब किससे अबोलिश कर दी थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से, 13 से। और टी और जो चाइना की ट्रेड थी ये किससे की थी? 1833 से अबोलिश की थी। तो अब हमें किस में पूछा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबोलिश मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन, मतलब टी और चाइना के अलावा। तो ये किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। By which of the following act British Crown took over the charge of Indian administration? कौन सा एक्ट था जिससे ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट लिया था? तो क्या हुआ था?
1853 लास्ट आया था चार्टर एक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858। क्यों आया था? 1857 में रिवोल्ट हुआ था हमारा। उस रिवोल्ट की वजह से क्या हुआ था, कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन लेके और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया था। तो इसके बाद के जो भी एक्ट है उनको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये पहला कौन सा आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इससे क्या हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बनी थी, किस किस को मिला के, जो पहले क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इन दोनों को रिप्लेस किससे किया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा, ये होगा ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर। देखा था हमने, कौन थे, ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर। किसके पास कैबिनेट में पोर्टफोलियो होता था, तो जिसके पास इंडियन अफेयर्स का पोर्टफोलियो होगा वो क्या होगा, वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। किसमें आया था ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनका टाइटल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल क्या हो गया था, वाइस रॉय का हो गया था। वाइस रॉय किसको कहते थे, जो कि क्राउन के लिए जो सबॉर्डिनेट काम करते थे उनका टाइटल वाइस रॉय कहलाता था। तो ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल का एक सबॉर्डिनेट कौन काम कर रहा है, वाइस रॉय, कहां पे, इंडिया में। तो ये क्या दर्शाता था कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसका अब डायरेक्ट रूल हो रहा है। तो किससे आया था ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्यों, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसको लगा कि कंपनी अब इतनी काबिल नहीं है कि वो इंडिया के इतने बड़े जो साम्राज्य है उसको हैंडल कर पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर टाइम। ये बात सही है। 1813 या 1833 बाकी सब कितने कितने साल के लिए थे, 20-20 साल के लिए। 1793, 1813 वो क्या कर रहे थे, 20 साल के लिए एक्सटेंड करते आ रहे थे। हमेशा जो एक्ट आता था तो उसमें लिखा रहता था 20 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। पर जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया इसमें कोई टाइम फ्रेम वो नहीं हुआ था, स्पेसिफाई नहीं हुआ था। तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आ गया, 1858 में, मात्र 5 साल बाद। हाँ ये बात अलग है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसकी वजह से आया था, पर जो भी हो इसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं था तो पहले ही आ गया। इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था, 6 नए मेंबर जोड़े थे। इससे क्या हुआ था, जो आज के हमारी पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर है उसका उदय हुआ था। किससे, गवर्नमेंट जो चार्टर एक्ट 1853 आया था। क्यों, क्योंकि 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स जोड़े थे फर्स्ट टाइम। उससे पहले सिर्फ क्या थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मेंबर्स में क्या अंतर है, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तो हो गए आज के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उसकी तरह, और लेजिस्लेटिव मेंबर्स कौन हो गए, जो आज के हमारे एमपीज हैं उनकी तरह हो गए ये। तो क्या थे, पहली बार 6 जोड़े थे। इसमें क्या था, जो 4 इनके प्रोविंस थे, बॉम्बे, आगरा, मद्रास, उनको क्या दिया गया था, रिप्रेजेंटेशन। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम किसमें चालू किया गया था, गवर्नमेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इट अबोलिश द कमर्शियल बॉडी द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किससे अबोलिश हुए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। हमसे ये तो पूछा है नोट ए फीचर ऑफ चार्टर एक्ट, तो क्या हो गया, 12th का आंसर क्या हो गया, डी। द मैकुले कमेटी अपॉइंटेड इन 1854 इज रिलेटेड टू। तो हमने एक पढ़ा था मैकुले मिनट ऑफ 1835। तो ये तो किससे रिलेटेड था मैकुले मिनट, ये तो रिलेटेड था एजुकेशन से। पर जो मैकुले कमेटी थी ये किससे रिलेटेड थी, तो इंडियन सिविल सर्विस में जो रिफॉर्म थे उनसे रिलेटेड क्या थी, मैकुले कमेटी। और मैकुले मिनट 1835 पूछ लेती, ये थी
एजुकेशन से रिलेटेड थी। जो एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी पड़ी थी हमने, उसके बाद जो फाइनली आया था तो वो क्या थी, मैकुले मिनट। अगर मैकुले कमेटी आ जाए तो ये थी इंडियन सिविल सर्विसेज में जो रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड थी मैकुले कमेटी। Which of the following is not a feature of Government of India Act of 1858? तो हमने अभी डिटेल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 डिस्कस भी किया था पिछले क्वेश्चन में, अब हम एक एक करके देखते हैं। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो क्या बना दिए थे, वाइसरॉय। वाइसरॉय का टाइटल किसको दिया जाता था, जो सबऑर्डिनेट था, जो क्राउन के तौर पे, जो वेस्ट में, जो यूरोप में जो क्राउन के बिहाफ पे जो रूल करते थे उनको वाइसरॉय बोलते थे। तो डायरेक्ट क्राउन का रूल आ गया था तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसका डेजिग्नेशन क्या हो गया था, वाइसरॉय का। इट अबोलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल। एंडेड द डबल गवर्नमेंट, इसकी जगह क्या आ गया था, एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर थे। इट एस्टेब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बिल्कुल सही बात है, विद 25 मेंबर काउंसिल, ये है गलत। कितने मेंबर की काउंसिल थी, 15 मेंबर काउंसिल थी। कितनी थी, 15 मेंबर। इट इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर इंडियंस, ये भी क्या है, गलत है। क्यों, किसमें आ गया था, 1853 का एक्ट हमने पढ़ा था, भी उसी में आ गया था। तो अब अगर एग्जाम में आपको मान लो कितने, दो स्टेटमेंट पता है, अपने को पता है पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड सिर्फ एक में ही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों किसमें, ए में। अब इसमें पूछा है नोट ए फीचर, तो पहले दो तो सही है, तो ये हो नहीं सकते, तो 1 और 2 दोनों में नहीं हो, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 है इसमें, तो 3 और 4 या 4 होगा। ये था, अपन ने क्या देखा, तो इसमें 25 की बजाय क्या थे, 15, तो 3 भी सही होगा और 4 भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3 एंड 4 दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। द फॉलोइंग फीचर्स वर इनेक्टेड बाय विच एक्ट, ये फीचर्स हैं किस एक्ट से इनेक्ट हुए। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। It initiated the process of decentralization by restoring legislative powers to Bombay and Madras presidencies. ये पावर कंप्लीटली ले किससे ली थी, गवर्नमेंट ऑफ, जो चार्टर एक्ट 1833 था इससे तो ये ली गई थी। अब हम देखेंगे किससे दी गई थी वापिस। इट गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। अब देखो वैसे तो अपने को ये तीनों ही पढ़े हुए हैं, तीनों हमने क्लास में आपको लेक्चर लिया था तो पढ़ाया था, लेकिन इस एक स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन आसान हो गया ना बिल्कुल, कि क्या है कि गवर्नमेंट 1859 के जस्ट बाद कौन सा है, 1853 हो नहीं सकता, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन गलत हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 भी आंसर नहीं हो सकता, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आंसर सीधा हो जाएगा, ये तो सीधा होगा। वैसे अपने को पता भी है जो एम्पावर किया था वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर कुछ से आई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1866 से। अभी के ऑर्डिनेंस की तरफ तब भी कितने महीने तक कर सकते थे, 6 मंथ्स तक कर सकते थे इमरजेंसी के टाइम में। पोर्टफोलियो सिस्टम था, उसको भी जो लॉर्ड कैनिंग का था उसको रिकॉग्निशन किससे मिली थी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, अभी जो हमारे कैबिनेट में पोर्टफोलियो नहीं होता है कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये सब क्या है, पोर्टफोलियोज होते हैं मिनिस्ट्री के अलग अलग। तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम आया थे पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से रिकॉग्नाइज हुआ था, लेके तो लॉर्ड कैनिंग 1859 में ही आ गई थी, पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किससे हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। अंडर विच ऑफ द करने की पावर हमारे पास किससे आई थी, तो ये आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। पर इसमें क्या था, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते थे सिर्फ, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड। क्या था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं थे। क्या थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं थे। वो किस में अलाउ होंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। पर पहली बार जो बजट डिस्कस करने की पावर आई थी तो आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। Which of the following act provided for communal representation in British India? तो सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल मतलब धर्म के आधार पे कोई ना कोई बंटवारा होगा, तो धर्म के आधार पर रिप्रेजेंटेशन सबसे पहली बार किसमें दिया था, मोरले मिंटो रिफॉर्म। किसमें, मोरले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, क्या हुआ था, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट। इसलिए जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो को और क्या भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है
फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म अगर पूछ ले किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, 1909 में मुस्लिम्स को पहली बार सेपरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में आज के रिजर्व से कैसे अलग था, सेपरेट इलेक्टोरेट में जैसे मुस्लिम्स के लिए हुआ, तो वहां की इलेक्टोरेट रोल में सिर्फ मुस्लिम्स ही रहेंगे, कैंडिडेट भी मुस्लिम और वोटर भी मुस्लिम। मुस्लिम्स के अलावा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी है, वो वोट नहीं डाल सकते। सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट हो सकता है और मुस्लिम ही वोटर हो सकता है। तो ये क्या बांटने की कोशिश थी, इसलिए जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार किसमें स्टार्ट हुआ, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। क्यों थे ये, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से जो नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़ रहे थे इंडिया में, नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़ रहे थे। क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसके बाद क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। उसको काउंटर करने के लिए जो यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम की, उसको तोड़ने के लिए मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, साथ ही साथ मुस्लिम लीग का गठन भी करवाया था। तो जो लॉर्ड मिंटो थे वो नहीं चाह रहे थे कि आगे चल के कोई वापस 1857 जैसी सिचुएशन आए, और जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम उन्होंने जो यूनिटी देखी थी उसको तोड़ना चाह रहे थे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल उसका हिस्सा था, लेकिन उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट था वो आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, मोरले रिफॉर्म में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दी, जिससे कि मुस्लिम्स को खुद डिसाइड कर सके और देश में कम्युनल माहौल तैयार किया जा सके। तो जो आज जो हम कम्युनलिज्म देख रहे हैं उस सारे की जड़ कौन रहे, ब्रिटिश। इनकी जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी वही हर चीज का जड़ रही है। Who became the first Indian to be appointed as law member in the Governor General's Executive Council? सबसे पहली बात तो आ जाए कि कौन से कि क्या बने थे, तो लो मेंबर बने। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कौन से मेंबर बने थे, लो मेंबर बने थे। कौन बने थे, तो वो बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन से मेंबर बने थे, लो मेंबर बने थे। कहां पे था ये प्रोविजन, इसका प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। तो यह आ जाए कि कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की एंट्री हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। पहले मेंबर कौन बने थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में घुसे, थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन से मेंबर बने थे वो, तो वो बने थे लो मेंबर। पहली बार लो मेंबर हमने देखा था कब आया था, 1833 में, पर तब वो क्या था, टेम्परेरी था। 1853 में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का परमानेंट मेंबर हुआ। इंडियंस को जाके कब एंट्री मिली उसमें, 1909 में एज ए लो मेंबर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डाई आर्ची वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। तो किसकी बात कर रहा है, डाई आर्ची एट सेंट्रल लेवल। दो लेवल पे थी, पहले क्या थी, डाई आर्ची कहां पे स्टार्ट हुई थी, स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे किससे आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। क्या आई थी डाई आर्ची, स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे किससे आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। है क्या डाई आर्ची, तो डाई आर्ची में क्या होता था कि जैसे जो सब्जेक्ट्स थे वो सेंट्रल और स्टेट लिस्ट में डिवाइड थे। तो जब स्टेट पे आए तो क्या हुआ, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे उनको क्या, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, दो उसमें डिवाइड था। रिजर्व किसके लिए, गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर थे वहां के उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके लिए, और ट्रांसफर्ड किसको, जो लेजिस्लेचर थी कहां पे, स्टेट में, उनको ट्रांसफर्ड। तो क्या हुए, जो सब्जेक्ट थे उनको जो दो में डिवाइड किया था उसी को हमने नाम दिया था डाईआरसी। स्टेट लेवल पे पहली बार कब आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से। सेंट्रल लेवल पे क्या आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से स्टेट लेवल पे क्या हुई थी, स्टेट तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, और जो डाईआरसी थी स्टेट में वो कहां पे कर दी गई थी, सेंट्रल लेवल। इसका आंसर क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डाईआरसी रेफर्स टू। तो अभी हमने देखा डाईआरकी का मतलब क्या था, ये देखा था ना, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, किसमें, रिजर्व्ड में और ट्रांसफर्ड में। इसी को क्या नाम दिया था हमने, डाई आर की। कहां पे थी, ये हो गया आंसर।
पहले डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटर इनटू 2 हाउसेस, तो अभी भी है, इसको हम क्या नाम देते हैं, बाइकैमरलिज्म। जैसे अभी है हमारे क्या, राज्यसभा और लोकसभा, ये क्या है, इस फीचर को क्या बोलते हैं, बाइकैमरलिज्म। या फिर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। ये क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल और स्टेट दो लेवल पे अगर गवर्नमेंट बन रही है तो इसको क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हैविंग टू सेट्स ऑफ रूल, वन इन लंदन वन इन दिल्ली, ये तो कॉलोनियलिज्म का ही एक टाइप की गवर्नमेंट हो गई। ये क्या नहीं है, डायआर्की को कहीं भी रेफर नहीं कर रही है। डायआर्की क्या है, जब जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को दो में डिवाइड करना। In the Government of India Act 1919, the functions of provincial governments were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were reserved subjects? तो रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे, जो कि गवर्नर की जो काउंसिल थी उसके पास रिजर्व थे, और ट्रांसफर्ड कौन से थे, जो कि उनको लगता था कि कम इंपॉर्टेंट है। रिजर्व में कौन से थे, जो उनको लगता था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फंक्शनिंग के लिए, किसकी, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की फंक्शनिंग के लिए, ब्रिटिश कंट्रोल और उसकी अथॉरिटी अच्छे से चलती रहे, वो सब्जेक्ट जो उस चीज के लिए जरूरी, वो तो क्या थे, रिजर्व। जो इनको लगता था लेस इंपॉर्टेंट है, उनको क्या कर दिया था इन्होंने, ट्रांसफर। तो लेस इंपॉर्टेंट ट्रांसफर थे और जो इंपॉर्टेंट थे वो रिजर्व थे। तो अब हम एक एक करके ऑप्शन देते हैं, देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस तो दे ही नहीं सकते थे, अगर जस्टिस इंडियंस के हाथ में दे दिया, अगर कोर्ट इंडियंस के हाथ में दे दिए तो सबसे ज्यादा चैलेंज करेंगे ब्रिटिश को, ब्रिटिश के जो अधिकारी जो यहाँ पे जो इनजस्टिस कर रहे थे उनको सजा सुना सकते हैं, तो ये तो रिजर्व रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या है, हमें पूछा रिजर्व सब्जेक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अब भी हमारे जो नेता हैं वो कम इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि पावर्स अच्छे से दे नहीं रहे, तो उस टाइम उनको भी लगता था कम इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गई थी, ये हो गई थी ट्रांसफर। तो दो नहीं होना चाहिए, तो अगर दो नहीं होगा तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर सीधा हो गया 1 3 4। अब लैंड रिवेन्यू है, पैसा तो कभी भी जो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते थे, तो लैंड रेवेन्यू इनके पास रहना ही है। और पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर तो किसी भी डिक्टेटोरियल रिजीम के लिए जो कंट्रोल कर रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो क्या थे, ये तो कॉलोनियल एम्पायर था, तो इसको तो मेंटेन करने के लिए पुलिस तो कभी भी दे ही नहीं सकते ट्रांसफर, तो पुलिस हमेशा रहेगी। तो आंसर क्या हो गया, 1 3 4, ये थे रिजर्व सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल का मतलब क्या है, दो हो, जहां पे दो लेजिस्लेचर हो। जैसे क्या, राज्यसभा और सेंटर पे क्या अभी हमारे, राज्यसभा और लोकसभा। या फिर स्टेट पे क्या देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर दो विंग होंगी गवर्नमेंट की, उसको हम बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेटर। तो कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस की थी सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो ये की थी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। क्या 1935 में क्या आ गया था सेंटर पे, डायआर्की। 1919 में क्या आया था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अगर आ जाए कि स्टेट जो प्रोविंसेस थे उनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर किससे आई थी, तो ये आई थी 6 प्रोविंसेस को दी थी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कितने प्रोविंसेस को दी थी, 6, ध्यान रखना कितने को, 6 प्रोविंसेस को दी थी। किससे दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। टोटल कितने थे, 11 प्रोविंसेस थे, उनमें से सिर्फ 6 में बाइकैमरल लेजिस्लेचर दी गई थी। Consider the following statements. The Montagu-Chelmsford reform of 1919 recommended granting voting rights to all women above the age of 21. तो अपने को पता है जब तक ब्रिटिश थे बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, टोटल 5 से 10% लोग थे जिनको फ्रेंचाइजी थी, तो सारी की सारी वुमेन को तो कैसे फ्रेंचाइजी मिल सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल 100% क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तो हो गया गलत। The Government of India Act 1935 gave reserved seats in legislature. तो क्या हुआ था, वुमेन को भी जो सेपरेट लेजिस्लेचर था उसका प्रोविजन हुआ था, तो उनके लिए क्या थी, वुमेन के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया था, कुछ सीट्स को, कितनी 44 सीट्स थी जो वुमेन के लिए रिजर्व हुई थी, उनपे उनको
अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट किस हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से फिर ये डिवाइड थी। ये 44 थी, ये फिर डिवाइड थी मुस्लिम्स और जो बाकी जो रिजर्वेशन दिया होता इसके हिसाब से डिवाइड थी। पर रिजर्व कितनी सीट की गई थी इनके लिए, 44। जो 44 थी फिर इनको में सेपरेट इलेक्टोरेट का भी प्रोविजन था। पर कितनी, 44 सीट किसके लिए रिजर्व की गई थी, वुमेन के लिए लेजिस्लेचर में। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया सही कि इनके लिए सीट रिजर्व की गई थी, तो ओनली 2 हो गया इसका आंसर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या है कि थोड़ा सा लूप होल है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उन्होंने यूज किया, एग्जाम में आया हुआ है, तो जो बोर्ड था उसने क्या माना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये बात सही है, ये 1919 में ही हुआ था। पर क्या हुआ था, जो ओरिजिनल प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, उसमें चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस की बात नहीं थी, बल्कि किंग्स प्रोक्लेमेशन आया था। कौन से किंग का, किंग जॉर्ज फिफ्थ। किंग जॉर्ज फिफ्थ का प्रोक्लेमेशन आया था, उससे चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस का गठन हुआ था 1919 में। शुरुआत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था इसमें ये प्रोविजन नहीं था, पर हमारे जो बोर्ड है यूपीपीसीएस का उसने इसको मानना है आंसर को। तो आप भी अगर एग्जाम में आए तो अगर आपको कुछ और ऑप्शन नहीं दिखे, जॉर्ज फिफ्थ का किंग्स प्रोक्लेमेशन कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखे, तो क्या मानोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Which of the following elections of Central Legislative Assembly was held under the Government of India Act of 1919? तो एक बात याद रखना, सिर्फ एक जो इलेक्शन था इंडिया में 1937 का, वो किससे हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजंस थे उनके अंडर हुआ था। बाकी इंडिया में जितने भी इलेक्शन हुए थे 1920 का, 1923 का, 1926 का, 1930 का, 1934 का, या फिर 1945 का, कोई भी थे, सारे के सारे इलेक्शन किससे हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के अंडर हुए थे। किससे हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। सिर्फ ध्यान रखना जो 1937 के हमारे इलेक्शन थे ये हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था उसके प्रोविजंस से। इसमें क्या दे रखा है, हमसे पूछा है कि कौन से हेल्ड हुए थे अंडर इंडियन एक्ट ऑफ 1919, तो कौन सा नहीं हुआ था 1937, तो बी के अलावा ए सी दोनों हो गए, तो ए और सी 25th का सी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस वर क्रिएटेड अंडर द, कौन से एक्ट के अंदर किया, तो सबसे पहले किसमें हुआ था 1909 में, मिंटो मोरले जो रिफॉर्म्स आए थे उनके अंदर किसको दिया गया था, पहले में क्या दिया गया था, मुस्लिम्स को। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1919 आया तो इसको क्या किया गया, और ब्रॉड किया गया। अब किसको किसको दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, इसके अलावा सिक्स और यूरोपियंस हैं, इनको क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो 1909 में 1909 में किसको दिया गया था, सिर्फ मुस्लिम्स को, उसको आगे एक्सटेंड किसके लिए कर दिया, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, सिक्स और यूरोपियंस को किससे दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो ये किससे दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 26 का आंसर हो गया सी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके फीचर्स देख, एस्टेब्लिश्ड बाई कैमरल लेजिस्लेटर एट सेंटर, हमने देखा था ये बात बिल्कुल सही है, अभी पिछले क्वेश्चन में बाई कैमरल लेजिस्लेटर सेंटर पे किसमें गठन हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। इंट्रोड्यूस डायरकी एट प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, तो ये बिल्कुल सही था, इसमें क्या हुआ था, रिजर्व और ट्रांसफर्ड, दो सब्जेक्ट्स बनाए थे, हमने देखा था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 जो 19 था इसमें जो प्रोविंशियल लेवल था इस पे डायरकी हुई थी। इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया, तो ये क्या है, ये गलत है, ये कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रोविजन था, ना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था। 3 नहीं हुआ, 1 और 2 हो गए, तो ये कौन सा आंसर हो गया, डी 27 का 1 एंड 2। द पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर वाज क्रिएटेड फॉर इंडिया, तो ये कब क्रिएट हुई थी, ये हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ 1919। जो पोस्ट थी हाई कमिश्नर की, ये एक प्रकार से कैसे क्रिएट हुई थी, ये एक प्रकार से लिएजन ऑफिसर था, ये क्या था, जो इंडियन इंटरेस्ट थे उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट तक, उनको ब्रिटिश
पार्लियामेंट में रखने के लिए ये पोस्ट बनाई गई थी। किसकी? इंडियन हाई कमिश्नर, पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर इन इंडिया क्रिएट की गई थी। किससे क्रिएट की गई थी? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जिससे कि जो इंडिया के और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच का जो लिंक है उसको और मजबूत किया जा सके। तो ये हाई कमिश्नर का क्या काम था? तो इंडिया के जो मैटर्स हैं, जो इंडिया से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, उसको किस में रख सके? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये कहां पे बैठता था? हाई कमिश्नर की पोस्ट कहां पे होगी? तो ये पोस्ट थी लंदन में। क्यों? क्योंकि ये कहां पे काम कर रहा है? लंदन में। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उससे रिलेटेड था। हाई कमिश्नर इंडिया के मैटर्स कहां रख रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये पोस्ट कहां थी? लंदन में क्रिएट की गई थी। किसके अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर। बिटवीन द 15th अगस्त 1947, क्या जिस दिन हम आजाद हुए, एंड व्हेन इंडिया बिकम फ्री, एंड द 26 जनवरी 1950, जब हमारा अडेप्ट और इनेक्ट हो गया। अडेप्ट तो 26 नवंबर को हुआ था, जब हमारा इनेक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। When she declared herself democratic sovereign republic, the government of India functions under provisions of। तो हमारा जो लास्ट एक्ट था जिसके प्रोविजन से हम रूल कर रहे थे वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे हमारे और भी आए थे, माउंटबेटन प्लान आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। पर ये क्या थे? 1947। ये छोटे लॉ थे। इसमें क्या था? सिर्फ इससे क्या हुआ था? इंडिया को आजादी मिली थी। ये ब्रॉड लॉ नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो लास्ट एक्ट था जिसके ब्रॉड प्रोविजंस थे, जिसके थ्रू इंडिया रूल होता रहा। कब तक? 26 जनवरी 1950 में, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट नहीं हो गया। फाइनली जब इनेक्ट हो गया तो हम किससे रूल गवर्न होने लगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तब तक फंक्शंस कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट था ये कुछ नहीं था, सिर्फ इंडिया की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी सोवरेनिटी असर्ट करने के लिए, और ये कंफर्म करने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब तक चलेगा जब तक कि हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। ये सिर्फ ये था। इसलिए आंसर क्या हो गया? ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक एक करके हम देखते हैं। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सारे के सारे एक्ट कौन इनेक्ट कर रहा था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आ रहे थे वो कौन कर रहा था? सारे के सारे जिसमें भी गवर्नमेंट वो सारे कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो पहला भी सही हो गया। द एक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट एक्ट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा। आपको पता है 1935 तक इंडिया और बर्मा दोनों एक ही एक्ट से गवर्न होते थे, लेकिन 1935 में पहली बार इंडिया और बर्मा के लिए दो सेपरेट एक्ट आए थे। इससे क्या हो गया? जो आज का हमारा म्यांमार है वो हमसे अलग कब, कौन से एक्ट से हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। जो बर्मा है, म्यांमार है, वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसने क्या किया था? दो सेपरेट एक्ट इंडिया और बर्मा के लिए किससे आए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दिस एक्ट वाज कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 से। तो 1935 में तो ये आया था, तो इतनी जल्दी आते इंडिया में भी आकर डिस्कस होगा, ये इनेक्ट हो ही नहीं सकता था। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हो गया गलत। आंसर क्या हो गया? बोथ 1 एंड 2। देखो इन तीनों में 3 है, तो यहाँ पे सीधा का सीधा पता चल गया। जैसे आपको पता चला कि तीसरा गलत है, और तीसरा गलत कितना आसान है लगाना। 1 अप्रैल 1935 दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया भी है। इतनी जल्दी तो कमेंस हो ही नहीं सकता इंडिया में। असलियत में कमेंस कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 में। ये ध्यान रखना है डेट, 1 अप्रैल 1937 में कमेंस हुआ था। तो ये तीसरा जब आपको पता चल गया हो नहीं सकते आंसर, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए करना। ठीक है दोस्तों। Which among the following was not a salient feature of Government of India Act of 1935? कि इनमें से कौन सा नॉट ए सैलियंट फीचर, मतलब कौन सा फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का? इट मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये बिल्कुल सही बात है। इससे पहले 1919 में क्या दी थी? प्रोविंसेस पे डायआर्की दी थी, और फिर 1935 में क्या दिया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो सही है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है। फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही थी, लागू नहीं, वो बात अलग है, लेकिन इसके अंदर इसने प्रोवाइड किया था किसके लिए? ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए। इट अबॉलिश डायआर्की एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। ये बात भी बिल्कुल सही है। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वर अलोकेटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये कभी हो ही नहीं सकता। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वो किसके पास होते थे? सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास, ना कि प्रोविंशियल। अभी भी देख लो, हम जब शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट पढ़ी थी, जब हमने कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट।
उसके बाद हमने पढ़ा था जो रजिस्ट्री सब्जेक्ट जो बच गए वो किसके अंडर रहेंगे, तो वो रहेंगे सेंटर के अंदर। अभी भी ये है तो उस टाइम तो ये पक्का ही रहा होगा। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स किसके पास थे, सेंटर के पास, तो ये स्टेटमेंट सीधा हो गया गलत। तो हमसे यही पूछा है नोटिस एलियन फीचर, तो ये हो गया डी आंसर इसका। Which one of the following statement about the Government of India Act 1935 is not correct? कौन सा नहीं है? It was outcome of राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात है। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनका आउटकम क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, पिछले क्वेश्चन में हम देखा है ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी थी इसने। इट रिटेन्ड द अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी हमने देखा था, बिल्कुल सही है। अब क्या था, ये थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन। क्या था, पोस्ट से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो तो क्या रिटेन रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी, पर इसकी जो पावर्स थी वो बिल्कुल क्या कर दी थी, कम कर दी थी पावर्स। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, जो अथॉरिटी थी वो कम हो गई थी। हाँ बची थी थोड़ी सी अथॉरिटी, पर बहुत कम हो गई थी। पर इनमें से जब बेस्ट चुनना हो नोट करेक्ट पे, तो यही आंसर होगा। कौन सा होगा, सी आंसर। थोड़ा सा सेकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलत सा क्वेश्चन भी है, पर इनमें से जो बेस्ट जो चुनना हो तो हमारा क्या आएगा, सी ही आंसर रहेगा। क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसकी पोस्ट तो अबोलिश होगी जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा, तब तक ये कंटिन्यू करेगा। पर इसकी पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी थी, इसलिए ये स्टेटमेंट पार्सली करेक्ट इनमें से यही हो जाता है। The creation of federal court in India was advocated by which of the following acts or commissions? तो फेडरल कोर्ट कब बना था हमारा, 1937 में। कब बना था, 1937 में बना था फेडरल कोर्ट हमारा। आज का फेडरल कोर्ट ही फाइनली आगे जाके क्या बना है हमारा, सुप्रीम कोर्ट। हाँ ये बात अलग है कि फेडरल कोर्ट के ऊपर भी एक और कोर्ट था, क्या था, प्रिवी काउंसिल थी। कहां पे, लंदन में, तो वहां पे अपील जा सकती थी। अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। जो फेडरल कोर्ट था वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं था, लेकिन किसके अंदर आया था, तो ये प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। कहां पे हमने फेडरल कोर्ट कहां पे एस्टेब्लिश किया था, दिल्ली में। फेडरल कोर्ट दिल्ली में एस्टेब्लिश किया था 1937 में, किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। Which one of the following acts led to the separation of Burma from India? यह भी हमने देखा था, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक सेम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडिया और बर्मा के लिए अलग अलग आए थे। अगर हमसे डेट पूछ रहे हैं तो कब से होगा, जिस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ था, मतलब 1 अप्रैल 1937। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि कब से हुए थे अलग अलग, तो 1 अप्रैल 1937, क्योंकि उस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपके जो रिव्यू हैं हमें जरूर जरूर बताएं कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और क्या हम और आपके लिए किस टाइप के और क्वेश्चंस लेके आए, या आपको सोल्व करवाने का कोई नया तरीका लेके आए। प्लीज हमें कमेंट में जरूर जरूर